दोस्तों स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के सोनेट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑन और थीम शेक्सपियर प्रेजेंट इन सोनेट नंबर 1? ए, यानी जो शेक्सपियर है वो अपने सोनेट नंबर 1 के अंदर किस प्राइमरी थीम और आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर? ए, ब्यूटी इज फ्लीटिंग एंड शुड बी इग्नोर्ड। B, the fair youth should preserve his beauty by having children. C, nature is a cruel force that destroys all things. D, love is more powerful than time and death. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द फेयर यूथ शुड प्रिजर्व हिज ब्यूटी बाय हैविंग चिल्ड्रन। यानी कि जो आपके शेक्सपियर सोनेट के अंदर प्रोक्रिएशन की बात कर रहे हैं। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चे पैदा करना, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो जो आपका सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 17 है, आपके 1 से लेकर 17 तक ये आपके प्रोक्रिएशन सोनेट्स हैं आपके, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं। और इसमें सोनेट नंबर 15 को आप हटा दीजिए क्योंकि वो आपका एक एक्सेप्शनल केस है, उसके अंदर प्रोक्रिएशन की बात नहीं हुई है आपकी। लेकिन सोनेट नंबर 1 से लेकर और सोनेट नंबर 17 तक, 15 को छोड़कर सारे के सारे आपके प्रोक्रिएशन सोनेट हैं। और ये सारे के सारे सोनेट आपके 1 से लेकर 126 तक, जैसे कि आपको पता है, ये आपके फेयर यूथ WH को ये सारे सोनेट्स डेडिकेटेड हैं आपके। तो उसमें जो फेयर यूथ की बात हुई है उससे शेक्सपियर रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी ब्यूटी को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर इसमें। तो जो फेयर यूथ है यहाँ पर उससे शेक्सपियर बोल रहे हैं कि आप अपनी ब्यूटी को बचा के रखो, ताकि जो आपकी ब्यूटी है जब आप बूढ़े हो जाओ तो आपकी ब्यूटी आपके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाए, और जब फिर वो बच्चे होंगे वो भी प्रोक्रिएशन करेंगे, वो भी आगे बच्चे पैदा करेंगे, तो उनकी ब्यूटी भी आगे जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र होती रहेगी। इस तरह से जो ब्यूटी, जो फेयर यूथ की जो ब्यूटी है वो जनरेशन वाइज लंबे समय तक बनी रहेगी। तो यहाँ पे नोट देखते हैं, द सोनेट इज फर्स्ट ऑफ द प्रोक्रिएशन सोनेट्स फोकसिंग ऑन द ड्यूटी टू पास ऑन वंस जीन्स। यानी सोनेट नंबर, ये आपका फर्स्ट सोनेट है आपका सोनेट नंबर 1, ये आपका प्रोक्रिएशन सोनेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और ये फोकस करता है जीन्स को ट्रांसफ़र करने के सेंस में। मीन्स हर एक फेयर यूथ की ड्यूटी है कि वो अपनी जीन्स को ट्रांसफ़र करे अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि वो बच्चे पैदा करे ताकि उसकी ब्यूटी लंबे समय तक बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। Question number 2. In the line, but as the riper should by time disease, his tender ire might bear his memory. What does tender ire refer to? यहाँ पे जो आपका फ्रेज है इस लाइन के अंदर, जो कोटेशन मार्क के अंदर जो लाइन है आपकी, उसके अंदर जो आपका फ्रेज आया है टेंडर आयर, उसका मीनिंग क्या है आपका? ऑप्शन ए, अ यंगर ब्रदर। बी, अ गार्डन प्लांट। सी, अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। डी, अ रिटन पोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अ बायोलॉजिकल चाइल्ड। यानी कि जो टेंडर आयर की जो यहाँ पे बात हो रही है उसमें जो शेक्सपियर हैं वो फेयर यूथ से बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। यानी कि जो उसकी, जब वो बूढ़ा हो जाएगा, यानी टाइम जब बढ़ता जाएगा, टाइम डिसीज मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो राइपर मीन्स उसकी जो जवानी है वो बुढ़ापे में चेंज हो जाएगी, और जब वो बच्चे पैदा करेगा तो वो उसकी खूबसूरती उससे उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस तरह से उसकी जो यादें हैं वो बनी रहेंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। नोट यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। द आयर इज़ द चाइल्ड हु विल कैरी द फादर्स मेमोरी और लाइकनेस आफ्टर द फादर डाइज। यानी यहाँ पे जो वर्ड आयर यूज़ हुआ है यहाँ पर, उसका सेंस ये है आपका कि जो फादर की जो मेमोरी है और उनकी जो लाइकनेस है, यानी उनसे जो उनकी जो सिमिलैरिटी हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो जीन्स हैं, वो फादर के मरने के बाद उनके बेटे में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो टोटल मिलाकर आपका शेक्सपियर चाह रहा है कि फेयर यूथ क्या करे, बच्चे पैदा करे और अपनी ब्यूटी को ट्रांसफ़र करता रहे नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, शेक्सपियर यूजेज द मेटाफर ऑफ अ निगर्ड, अ स्टिंगी पर्सन और माइजर टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट वाई। यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो एक मेटाफर का यूज़ करते हैं इस सोनेट के अंदर। निगर्ड वर्ड करके यहाँ पर एक, उसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कंजूस आदमी, है ना, स्टिंगी पर्सन और माइजर। ऑप्शन ए, तो ऐसा शेक्सपियर इस निगर्ड वर्ड का यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, आपको वो बताना है। ऑप्शन ए है आपका, बिकॉज द सब्जेक्ट रिफ्यूजेज टू शेयर हिज वेल्थ। B, because the subject is keeping his beauty to himself instead of spending it on future generations. C, because the subject is cruel to his friends. D, because the subject lives a life of poverty by choice. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज द सब्जेक्ट इज कीपिंग हिज ब्यूटी टू हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट ऑन फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि जो इस सोनेट के अंदर जो आपका सब्जेक्ट मीन्स जो आपका फेयर यूथ है वो अपनी ब्यूटी को बचा कर रख रहा है, बचाने के सेंस में, यानी कि वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसकी जो ब्यूटी है वो आगे उसकी आने वाली जनरेशन के अंदर, फ्यूचर जनरेशन के अंदर उसकी ब्यूटी ट्रांसफ़र हो। वो ऐसा ना करके वो गलत काम कर रहा है, यानी एक तरह से वो एक कंजूसी कर रहा है वो, यानी अपनी ब्यूटी को तो अपने तक सीमित रख रहा है, तो वो ब्यूटी को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है अपने आगे के जनरेशन में बच्चे पैदा करके।
तो नोट यहाँ पे देखते हैं, बट बाय नॉट मैरिंग द यूथ इज होल्डिंग हिज ब्यूटी विच शेक्सपियर व्यूज एज अ वेस्ट ऑफ अ नेचुरल गिफ्ट। तो यहाँ पे जो आपका फेयर यूथ है वो शादी ना करके और बच्चे पैदा ना करके वो क्या कर रहा है, अपनी ब्यूटी को अपने तक ही सीमित रख रहा है, अपनी ब्यूटी को वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, जो कि एक तरह से उसको गॉड ने उसको नेचुरल गिफ्ट के तौर पर दिया है, वो उसको वेस्ट कर रहा है इस तरह से ऐसा काम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रोज इमेजरी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो रोज इमेजरी है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, उसमें उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपको वो बताना है यहाँ पर। ए, इट रिप्रेजेंट्स द थॉर्न्स ऑफ अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप। बी, इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्लीटिंग फिजिकल परफेक्शन दैट मस्ट नेवर डाई। सी, इट सजेस्ट दैट द सब्जेक्ट इज फ्रेजाइल एंड सिकली। डी, इट रिप्रेजेंट द रेड कलर ऑफ द सब्जेक्ट्स लिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्लीटिंग फिजिकल परफेक्शन दैट मस्ट नेवर डाई। यहाँ पर जो आपका रोज वर्ड यूज़ हुआ है, एज ए इमेजरी यूज़ हुई है, वो ऐसा सिंबल के फॉर्म में यूज़ हुआ है आपका। वो जो क्या दिखा रहा है आपका, इट इज़ अ सिंबल ऑफ फ्लीटिंग फिजिकल परफेक्शन, यानी कि जो फिजिकल परफेक्शन यानी जो फिजिकल ब्यूटी है वो फ्लीटिंग है, मीन्स वो पूरे फ्लीटिंग का मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है। वो जो खूबसूरती है बॉडी की, चेहरे की, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है और उसको कभी भी डैट मस्ट नेवर डाई, उसको कभी भी नहीं मरना चाहिए, ब्यूटी को कभी भी नहीं मरना चाहिए। और ब्यूटी कैसे नहीं मरेगी, जब वो आदमी क्या करेगा, शादी करेगा और बच्चे पैदा करेगा, है ना, जो फेयर यूथ है। नोट यहाँ पे देखते हैं, ब्यूटीज रोज रिप्रेजेंट अ पिनेकल ऑफ एस्थेटिक परफेक्शन दैट द पोएट विशेस टू इमोर्टलाइज। यहाँ पे यानी कि जो ब्यूटीज रोज है आपका, वो क्या यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिनेकल ऑफ एस्थेटिक परफेक्शन को। यानी पिनेकल मीन्स, पिनेकल का मतलब होता है टॉप पोजीशन पे, यानी एस्थेटिक यानी कि होता है आपका खूबसूरत, सौंदर्यकरण। तो जो आपकी ब्यूटीज रोज है आपका, वो एस्थेटिक परफेक्शन की पिनेकल को यानी उसके टॉप को शो कर रहा है यहाँ पर, दैट द पोएट विशेस टू इमोर्टलाइज। और पोएट ये चाहता है कि वो ब्यूटी कभी भी ख़त्म ना हो। कौन सी, जो आपकी एस्थेटिक परफेक्शन वाली ब्यूटी है वो हमेशा ऐसी बनी रहे। और ऐसे कैसे बनी रहेगी वो, जब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी ब्यूटी, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनल कपलेट वांट्स दैट इफ द सब्जेक्ट डज नॉट प्रोक्रिएट ही इज गिल्टी ऑफ ग्लटनी। व्हाट डज दिस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे जो आपके फाइनल इस सोनेट का जो आपका फाइनल कपलेट है, लास्ट की जो 2 लाइनें हैं आपकी, इसमें जो आपका शेक्सपियर है वो क्या बोलते हैं, पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस ग्लटन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। ये तो इसकी तो इस सोनेट की जो लास्ट 2 लाइन्स हैं आपकी, इसमें जो आपका शेक्सपियर है वो क्या फेयर यूथ को वॉर्न कर रहा है यहाँ पर कि अगर वो प्रोक्रिएट नहीं करेगा, यानी कि वो अगर वो बच्चे पैदा नहीं करेगा तो वो एक तरह से गिल्टी हो जाएगा, यानी वो दोषी हो जाएगा किसका, ग्लटनी का। ग्लटनी मीन्स ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता पीता है उसको हम ग्लटनी बोलते हैं। यानी या तो यहाँ पे जो ग्लटनी वर्ड यूज़ हुआ है वो खाने पीने के सेंस में नहीं हुआ है, उसका मीनिंग है आपका कि जो आपका फेयर यूथ है वो शादी ना करके और बच्चे पैदा ना करके वो क्या कर रहा है, एक तरह से ग्लटनी कर रहा है। मीन्स वो खा जा रहा है किसको, अपनी ही ब्यूटी को खा जा रहा है, वो अपनी ब्यूटी को ख़त्म कर दे रहा है वो, जो उसको नहीं करना चाहिए। तो व्हाट डज दिस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो इस लाइन, इस वर्ड का इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में उसका सेंस क्या निकलता है आपने वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ही इज़ ईटिंग टू मच एंड लूजिंग हिज फिजिक। बी, ही इज़ कंज्यूमिंग हिज ओन ब्यूटी एंड द पोटेंशियल ऑफ द फ्यूचर बाय स्टेइंग सिंगल। सी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद वर्ल्डली प्लेजर एंड फेम। डी, ही इज़ टॉकिंग मोर देन हिज फेयर शेयर ऑफ नेचर्स रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ही इज़ कंज्यूमिंग हिज ओन ब्यूटी एंड द पोटेंशियल ऑफ द फ्यूचर बाय स्टेइंग सिंगल। यानी कि जो वर्ड ग्लटनी है यहाँ पे वो अपने खाने के सेंस में, किसको खाने के सेंस में, अपनी ब्यूटी को खाने के सेंस में है। तो जो आपका फेयर यूथ है वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खुद की ब्यूटी को ही कंज्यूम कर रहा है, मीन्स खुद की ब्यूटी को ही खा जा रहा है वो। एंड द पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर, और अपने जो फ्यूचर का जो उसका पोटेंशियल है उसको भी वो ख़त्म कर दे रहा है, सिंगल रहकर, शादी ना करके और बच्चे पैदा ना करके। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नोट यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। To eat the world's due means to deprive the world of the children the subject owes to the future। तो यहाँ पे जो आपका फ्रेज आया है eat the world's due, यानी जो ड्यू का मतलब जो उसके ऊपर कुछ चीज़ें उधार हैं, है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसको खा जा रहा है, यानी उसको बच्चे पैदा करने चाहिए। उसके ऊपर उधार क्या है कि जो उसको कर्ज चुकाना है एक तरह से, एक दुनिया का। तो कौन सा कर्ज, बच्चे पैदा करने का। वो अगर बच्चे पैदा नहीं करेगा तो उसके ऊपर एक कर्ज सा आ जाएगा और एक तरह से वो अपनी खूबसूरती को खा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो दुनिया को वंचित रख रहा है अपने बच्चों से। तो जो उसके बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उसके फ्यूचर को इंडिकेट करेंगे, उसके फ्यूचर जनरेशन को शो करेंगे, और जो उसकी खूबसूरती है वो फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी जब वो बच्चे पैदा करेगा फेयर यूथ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए शेक्सपियर ने इस ग्लटनी वर्ड का यूज़ किया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सोनेट नंबर 1।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।